एस फॉर स्टडी मतलब नथिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नथिंग पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज के टाइम में अभी इस समय में चल भी रहा है, डेंगू। तो हम आप इसके बारे में आपको जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देंगे हम इसके बारे में आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन। डेंगू is a viral infection caused by the dengue virus and is transmitted through the bite of infected mosquito, primarily the Aedes aegypti mosquito. These mosquitoes usually bite during the daytime, especially in early morning and late afternoon. मतलब हिंदी में देखिए, डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो डेंगू वायरस के कारण होता है और यह संक्रमित मच्छरों, मुख्य रूप से एडिस एजिप्टी मच्छर होता है जिसका उसके काटने से फैलता है। डेंगू लगा आमतौर पर दिन के समय, विशेषकर सुबह और शाम को काटते हैं। यानी इनकी जो टाइमिंग होती है मतलब सूरज उगने से पहले या फिर सूरज उगने के बाद के समय में, मतलब सुबह या शाम के समय काटते हैं दिन में। और ये बस हाथ या पैरों पर ही काटते हैं, इसके अलग नहीं काटते। और अब देखिए इसके सिम्टम्स ऑफ डेंगू। डेंगू के लक्षण क्या क्या होते हैं? हाई फीवर, तेज़ बुखार आ सकता है। सीवियर हेडेक, तेज़ सिर दर्द हो सकता है, गंभीर सिर दर्द। और पेन बिहाइंड द आइज, आँखों के पीछे दर्द हो सकता है। मसल्स एंड जॉइंट पेन, हाँ जी, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द हो सकता है। नोजिया एंड वोमिटिंग, जीभ में चलना और उल्टी जैसा महसूस होता है। और इसमें कई बार में जीभ का टेस्ट का ही पता नहीं चलता। स्किन रैशेज, त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाते हैं, लाल लाल दाने से। माइल्ड टू मॉडरेट ब्लीडिंग सच एज नोज ब्लीड्स और ब्लीडिंग गाउन्स, मतलब ये हल्का से रक्तस्राव होते हैं, जैसे कि नाक से खून आना या मसूड़ों से खून आना, इसके डेंगू के लक्षण हैं। और टाइप ऑफ डेंगू, जिसके जो प्रकार हम देखेंगे, डेंगू कैन बी कॉज्ड बाय 4 टाइप्स ऑफ वायरसेस: डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4. Once a person is infected by one type, they are less likely to get reinfected by the same type, but an infection by another type can be more severe. मतलब जो डेंगू के 4 प्रकार के वायरस होते हैं वो डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4 से हो सकता है। एक बार एक प्रकार के वायरस से संक्रमित होने के बाद उसी प्रकार के दोबारा संक्रमण का खतरा कम हो जाता है, लेकिन अन्य प्रकार के वायरस से संक्रमण अधिक गंभीर हो सकता है। मतलब अगर किसी पेशेंट को, किसी व्यक्ति को डेंगू 1 ने काट लिया है तो वह दोबारा उसको नहीं काटता। मतलब जो अगली बार डेंगू होगा उसको डेंगू 2 होगा, फिर उससे अगली बार डेंगू 4 होगा, ऐसे ही उसका बढ़ता क्रम चला जाएगा और इससे उसको खतरा भी ज़्यादा रहेगा आगे आगे चलकर। फिर है हमारा सीवियर फॉर्म्स ऑफ डेंगू। डेंगू की गंभीर स्थिति देखिए। DHF, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, मतलब पहले इंग्लिश में देखिए, दिस इन्वॉल्व्स फ्लूइड लीकेज फ्रॉम ब्लड वेसल्स एंड एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्लड। जो डेंगू हेमोरेजिक फीवर है, इसमें रक्त वाहिकाओं से तरल पदार्थों का रिसाव होता है और रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। 2 नंबर 1 है जो DHF, डेंगू हेमोरेजिक फीवर है, ये जो मतलब बुखार में, इसमें रक्त वाहिकाओं से तरल पदार्थों का रिसाव होता है और रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। ये होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर के कारण, जिससे ब्लीडिंग होती है और अगर ब्लीडिंग होगी तो हमारे प्लेटलेट और डाउन जाएंगे। तो हमारा नंबर 2 देखिए, डेंगू शॉक सिंड्रोम DSS. दिस इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म्स ऑफ डेंगू वेयर सडन ड्रॉप्स इन ब्लड प्रेशर कैन लीड टू शॉक विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. डेंगू शॉक सिंड्रोम यह डेंगू की सबसे गंभीर अवस्था होती है जिसमें अचानक रक्तचाप गिरने से शॉक की स्थिति उत्पन्न होती है जो जानलेवा हो सकती है। हाँ, ये भी हो सकता है डेंगू के प्रकार में एक, मतलब अगर डेंगू है किसी पेशेंट को और डेंगू वाले पेशेंट को कई बार BP डाउन चला जाता है, अगर उसका ज़्यादा BP डाउन चला जाए तो मतलब एक सेप्टिक शॉक बोलते हैं उसको, पेशेंट उसमें चला जाता है। मतलब पेशेंट को हाफ माइंड की तरह हो जाता है, एक तरह से पेशेंट पूरी कमांड नहीं ले पाता और शॉक के अंदर चला जाता है डेंगू, मतलब BP कम होने से, जिससे उसकी जान का खतरा भी हो सकता है।
फिर हमारे कोज्ड ऑफ डेंगू। डेंगू के कारण है मॉस्किटो वेक्टर, मच्छरवाहक वेक्टर। यह है द प्राइमरी वेक्टर फॉर डेंगू इज द एड्स एजिप्टी मॉस्किटोस विच इज मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग daylight hours, particularly in the early morning and late afternoon। मतलब जो डेंगू का वो मुख्य वाहक एडिस एजिप्टी मच्छर है जो दिन के समय विशेषकर सुबह और देर शाम दोपहर में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। एडिस एल्बोपिक्टस एशियन टाइगर मच्छर कैन ऑल्सो ट्रांसमिट द वायरस बट इज लेस कॉमन। जो एडिस एल्बोपिक्स मच्छर है वह भी वायरस फैला सकता है लेकिन यह कम है सामान्य से। नंबर 2 पे हमारा है वायरल ट्रांसमिशन। डेंगू इज कोज्ड बाय वन ऑफ 4 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस, डेनो 1, डेनो 2, डेनो 3, डेनो। इन्फेक्शन with one type provides lifelong immunity to that type but not to the others, and subsequent infections with different types of can increase the risk of severe dengue। वायरल संक्रमण। डेंगू 4 प्रकार के डेंगू वायरस होते हैं, डेनो 1, डेनो 2, डेनो 3, डेनो 4। इससे एक कारण के होते हैं, एक के कारण होता है एक प्रकार के वायरस से संक्रमण होने पर एक उस प्रकार के आजीवन प्रतिरक्षा हो जाती है, लेकिन अन्य प्रकारों से संक्रमण खतरा बना रहता है। विभिन्न प्रकारों के दोबारा संक्रमण से डेंगू होने का जोखिम बढ़ जाता है। वही है जो मैंने बताया था, अगर किसी पेशेंट व्यक्ति को डेंगू 1 ने काट लिया है तो उसको डेंगू हो जाएगा और अगली बार उसको वह डेंगू 1 नहीं होगा। अगर उसको अगली बार डेंगू होगा तो डेंगू 2 होगा, इस मच्छर ने काटा होगा, और उसको डेंगू 2 का, डेंगू 3 का, डेंगू 4 का जो आगे खतरा बढ़ता जाएगा उसके लिए जानलेवा हो सकता है। नंबर 3 पर हमारा इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट्स विद stagnant water provide ideal breeding condition for Aedes mosquitoes। Dengue is common in tropical and subtropical region। पर्यावरण और जलवायु क्लाइमेट। गर्म और आर्द्र जलवायु जहाँ रुका हुआ पानी मौजूद हो एडिस मच्छरों के प्रजनन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है। डेंगू आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। पोअर सैनिटेशन and unplanned urbanization can contribute to an increased number of mosquito breeding sites। मतलब जो खराब स्वच्छता और अव्यवस्थित शहरीकरण मच्छरों के प्रजनन स्थलों की संख्या बढ़ा सकते हैं। नंबर 4 पर हमारा ह्यूमन फैक्टर, मानव कारक। ट्रेवलर्स मूविंग टू और रिटर्निंग फ्रॉम डेंगू एंडेमिक रीजन कैन इंट्रोड्यूस द वायरस टू न्यू एरिया। डेंगू प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा करने वाले या वहां से लौटने वाले लोग नए क्षेत्रों में वायरस को फैला सकते हैं। लैक ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स सच एज मॉस्किटो नेट्स और रिपेलेंट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब जब मच्छरदानी या मच्छर भगाने वाले साधनों का उपयोग न करने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू। फिर हमारा डेंगू का उपचार कैसे क्या करना चाहिए। हमें हाइड्रेशन मतलब हमें पानी की कमी को पूरा करना चाहिए। ओरल डिहाइड्रेशन, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड सच एज वाटर, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन मतलब ORS एंड जूस टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। मतलब हमें मौखिक पुनर्नली जलकरण यानी मुँह से पानी पीना, मुँह से तरल पदार्थों को लेना। पानी, ORS और जूस जैसे तरल पदार्थों का सेवन करें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। इंट्रावेनस IV फ्लूइड इन सीवियर केसेस और इफ द पेशेंट कैन नॉट टेक फ्लूइड्स ओरली, IV फ्लूइड्स में भी एडमिनिस्ट्रेड इन ए हॉस्पिटल सेटिंग। नसों के माध्यम से तरल पदार्थ देना यानी IV फ्लूइड देना गंभीर मामलों में या जब मरीज मौखिक रूप से तरल नहीं ले सकता तो अस्पताल में नसों के माध्यम से तरल दिया जाता है। नंबर 2 पे है फीवर एंड पेन मैनेजमेंट, बुखार व दर्द का प्रबंधन करना है। पैरासीटामोल कैन बी यूज टू रिड्यूस फीवर एंड एलिवेट पेन। मतलब इस पैरासीटामोल का उपयोग बुखार कम करने और दर्द को कम करने के लिए किया जा सकता है। अवॉइड एस्पिरिन एंड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स सच एज ibuprofen as they can increase the risk of bleeding। एस्पिरिन और ibuprofen जैसी दवाओं से बचे, ये रक्तस्राव के खतरे को बढ़ा सकती हैं। मॉनिटरिंग निगरानी, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइन and blood tests to check platelets count and hematocrit
levels is important to identify any signs of complications. महत्वपूर्ण संकेतों की नियमित जांच और प्लेटलेट काउंट तथा हेमेटोक्रिट स्तर की निगरानी के लिए खून की जांच जरूरी होती है ताकि जटिलताओं के संकेत पहचाने जा सकें। फिर a patient should be monitored for warning signs of severe dengue such as persistent vomiting, severe abdominal pain, bleeding gums and rapid breathing। मतलब जो मरीज को गंभीर डेंगू के चेतावनी जैसे संकेतों जैसे लगातार उल्टी, तेज वो पेट दर्द, मसूड़ों में खून आना और तेज सांस लेने के लिए निगरानी में रखना चाहिए। हॉस्पिटलाइजेशन फॉर सीवियर केसेस, अस्पताल में भर्ती करवाना जैसे गंभीर मामलों के लिए। Patient with severe dengue symptoms may require hospitalization for close observation and treatment, which may include IV fluid, blood transfusion, and intensive care। गंभीर डेंगू वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता हो सकती है ताकि उन्हें IV फ्लूइड, रक्त आधान और गहन देखभाल जैसे उपचार मिल सके। फिर है हमारा रेस्ट एंड न्यूट्रिशन, आराम और पोषण करना। प्लेंटी ऑफ रेस्ट इज क्रूशियल ऑफ रिकवरी, ठीक होने के लिए पर्याप्त आराम बहुत जरूरी है। मेंटेन ए बैलेंस्ड डाइट टू सपोर्ट द इम्यून सिस्टम एंड और ओवरऑल हेल्थ, प्रतिरक्षा प्रणाली और संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमारी डेंगू का जो हमारा चैप्टर था, टॉपिक था, वो आज कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा इससे। Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel Study Nothing. Thanks for watching my video.